लीला अपने पिता की इकलौती संतान थी। एक दिन वो अपने पिता से कहने लगी, नहीं पापा, अब मेरा इस आदमी के साथ और गुजारा नहीं हो सकता। मैं भी कहां तक एडजस्ट करूं, दिन भर उनके घर का काम करूं, फिर भी मेरी थोड़ी सी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर सकता वो। मैं तो पहले ही कहती थी कि लड़के की तनख्वाह कम है, लेकिन आप नहीं माने। आपके कहने पर मैं शादी कर ली। अब 20,000 की तनख्वाह में से हर महीने 4,000 की बचत करते हैं और सिर्फ 16,000 हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं पूरे महीने का खर्चा निकालो। तो दयाल राम जी बोले, कोई बात नहीं बेटी, अब राजेश कोशिश तो कर रहा है ना, अच्छी नौकरी हासिल करने की कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा और यदि ध्यान से खर्च किया जाए तो 16,000 रुपए भी कम नहीं होती। लेकिन लीला कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। पापा, आजकल महंगाई कितनी है ये तो आप भी जानते हैं। इस तनख्वाह से घर का खर्च भी बहुत मुश्किल से पूरा होता है, फिर मेरी ख्वाहिशों का क्या? मेरे भी तो कुछ अरमान है। अब राजेश से कुछ कहती हूं तो कहते हैं कि कुछ दिन एडजस्ट कर लो, जल्दी ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ऐसे कुछ दिन कहते कहते 10 महीने होने को आए हैं, लेकिन मैं अभी तक मर मर के गुजारा कर रही हूं। आप कुछ भी कहे, लेकिन अब मैं उस आदमी के साथ और नहीं रह सकती। मैं तंग आ चुकी हूं। अगर आपने मुझे वापस जाने के लिए दोबारा कहा तो मैं कहीं भाग जाऊंगी या फिर कुछ कर बैठूंगी। बेटी की ये बात सुनकर दयाल राम जी ने आगे कुछ ना कहना ही उचित समझा। दरअसल लीला का विवाह 40 वर्ष की उम्र में हुआ था और विवाह के दृष्टि से यह उम्र काफी अधिक मानी जाती है। माँ बाप ने तो तभी रिश्ता देखना शुरू कर दिया था जब वह 22 वर्ष की थी। बहुत से रिश्ता देखे, लेकिन लीला को कोई लड़का पसंद ही नहीं आता था। किसी की तनख्वाह कम थी तो किसी की शक्ल सूरत पसंद नहीं आती थी। हर लड़के में वह कोई ना कोई कमी निकाल ही देती थी, जिस कारण रिश्ता होने में देर हो रही थी। और देखते ही दिखते इतने वर्ष बीत गई। राजेश जिससे उसकी शादी हुई वह 34 साल का था। शादी से पहले ही लीला को मालूम था कि राजेश अपनी नौकरी से कुछ खास पैसे नहीं कमाता, परंतु उसकी बढ़ती उम्र के चलते उसके पिता की चिंता गहराने लगी थी, क्योंकि कुछ वर्ष पहले ही उसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी। उसने अपने सहेलियों से इस बारे में बात की तो उन्होंने भी यही सलाह दी कि अगर अभी शादी नहीं की तो उम्र निकल जाएगी और फिर पति को खुश रखना तो उसके हाथ में है। एक बार उसे मुट्ठी में कर लिया तो पति उसके कहने अनुसार ही चलेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर लीला ने शादी तो कर ली, लेकिन वे ये नहीं जानती थी कि शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी में उसके पति के साथ साथ एक और चीज भी शामिल हो जाती है, और वह जिम्मेदारी उसका पति राजेश ये बात जानता था कि लीला इस शादी से खुश नहीं है, क्योंकि उसकी तनख्वाह कम है। और शादी के अगले दिन ही उसने लीला को ये बात समझाई भी थी कि भले ही मेरी तनख्वाह कम है, लेकिन मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत महंगी महंगी चीजें तो मैं तुम्हें खरीद कर नहीं दे सकता,
लेकिन तुम्हारी जरूरतें पूरी करने की भरपूर कोशिश करूंगा। परंतु लीला शायद कभी उसे दिल से स्वीकार ही नहीं कर पाई थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। 1 महीना बीता तो राजेश तनख्वाह लेकर घर आया। तनख्वाह में से 4,000 रुपया उसने बैंक में रखवा दिए और बाकी के 16,000 रुपया अपनी पत्नी के हाथ में रख दिए और बोला, मेरी जरूरत के लिए मेरे पास 4-5 हजार रुपए पड़े हैं। इन पैसों से तुम घर का हिसाब देख लेना। लेकिन जब नीला ने अपनी जरूरत के पैसे उसमें से निकालकर पूरे महीने के घर खर्च का हिसाब लगाया तो कुछ पैसे कम पड़ गए। लीला ने तो साफ तौर पर अपने पति से कह दिया कि वह इतने पैसों में घर का गुजारा नहीं चला सकती। तो राजेश बोला, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं दूसरी नौकरी देख रहा हूं, जल्दी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। उस समय तो नीला चुप रह गई, लेकिन दिन बीतने के साथ साथ उसके सब्र का बांध टूटने लगा और पति पत्नी में झगड़े होने लगे। वे हमेशा ज्यादा पैसे की डिमांड करती तो राजेश हमेशा उसे एडजस्ट करने को कहता और एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि एक दिन लीला ने घर में कोहराम मचा दिया। पति से झगड़ा करके वो अपने मायके आ गई और उसने ठान लिया कि अब वह राजेश के साथ नहीं रह सकती। राजेश ने लीला को कई बार फोन किया और वापस आने के लिए कहा, लेकिन लीला जैसे जीत ठान ली थी कि वह अब वापस नहीं जाएगी। 1 महीना और बीता तो राजेश लीला को मनाने के लिए उसके मायके आया, यह सोचकर कि समय के साथ लीला का गुस्सा कुछ कम हो गया होगा। लेकिन राजेश को देखते ही लीला तो गुस्से से तमतमा उठी और कहने लगी, क्या लेने आए हो तुम यहाँ? अब यहाँ तुम्हारा कोई नहीं रहता। देखो लीला, ठंडे दिमाग से काम लो। परेशानियां किसकी घर गृहस्थी में नहीं होती, परंतु यूं अलग हो जाना तो किसी समस्या का हल नहीं होता ना। राजेश को इस तरह बात करते देख दयाल राम जी बहुत प्रभावित हुए। वे जानते थे कि भले ही राजेश की तनख्वाह कम हो, परंतु वो लीला से बहुत प्यार करता है। फिर उन्होंने लीला को समझाने की कोशिश की, बेटी तुम खुद भी पढ़ी लिखी हो, अगर घर का खर्च पूरा नहीं होता तो तुम भी कोई काम कर सकती हो। लेकिन लीला तो आग बबूला होते हुए बोली, अगर बाहर जाकर नौकरी ही करनी है तो मैं इस आदमी के साथ क्यों रहूं? वह तो मैं यहाँ रहकर भी कर सकती हूँ, वहां जाकर घर का काम भी करूं और पैसे भी कमा कर लाऊं। ये सब मुझसे नहीं होगा। राजेश ने लीला को बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जिस दिन तुम अच्छा कमाने लगोगे उस दिन मुझे लेने आ जाना, क्योंकि मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जिनकी हैसियत मेरा खर्चा उठाने के भी ना हो। लीला के ऐसी बदतमीजी भरे व्यवहार से राजेश को बहुत बुरा लगा। आज तक वे उसकी बहुत सी बातें सुनता आया था, लेकिन इस बार उसके आत्मसम्मान को गहरी चोट लगी थी। उसी समय वहां से उठकर अपने घर वापस चला गया। मन ही मन उसने तय कर लिया था कि उसे आगे अब क्या करना है। राजेश ने अपने वकील से बात की और 2 दिन बाद लीला को फोन करके कहा, लीला अगर तुम अलग होना चाहती हो तो हो सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा।
इतना सुनते ही लीला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फोन पर ही फिर चिल्लाने लगी, जो इंसान मेरा खर्चा तक नहीं उठा सकता, आज वे मुझे छोड़ने की धमकी दे रहा है। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, मैं तलाक चाहती हूँ। वकील से बात करके राजेश ने तलाक के कागज लीला के घर पहुंचा दिए और लीला ने भी अहंकार में आकर उन कागजों पर दस्तखत कर दिए। मामला कोर्ट में चला। जज ने राजेश से तलाक लेने का कारण पूछा। तब राजेश बोला, दरअसल बात यह है कि मेरी तनख्वाह पत्नी के हिसाब से बहुत कम है। अपनी भरपूर कोशिश करने के बावजूद मैं उसे खुश नहीं रख पा रहा हूं और किसी इंसान को जबरदस्ती खुश रखना मेरे बस से बाहर है। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। उधर जब लीला से पूछा गया तो उसने कहा, मैं किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मेरी जरूरतें भी पूरी ना कर सके। मैं तलाक लेकर राजेश से अलग होना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपनी खुशी चुनने का पूरा अधिकार है। इस बात पर जज साहब ने लीला को समझाया कि यदि एक तनख्वाह में गुजारा नहीं होता तो पत्नी भी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती है। इसमें कोई हर्ष नहीं है। तुम दोनों फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। भले ही तनख्वाह थोड़ी कम हो, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि जीवन यापन ना किया जा सके। लेकिन इन सब बातों का लीला पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने किसी की भी एक ना सुनी और तलाक लेकर ही दम लिया। परंतु बेटे के तलाक के बाद दयाल राम जी को उसकी चिंता सताने लगी थी और धीरे धीरे उनकी सेहत गिरने लगी। एक दिन अचानक उन्हें हृदयघात आया और वह इस दुनिया से कुछ कर गए। लीला अकेले रह जाने के बाद लीला को एहसास हुआ कि अकेले जिंदगी को गुजारना उतना भी आसान नहीं है जितना वह समझती थी। उसने नौकरी करने का निश्चय किया और कुछ जगह पर इंटरव्यू देने के बाद उसे एक जगह नौकरी मिल गई। परंतु पहले दिन ही उसे एहसास हो गया कि नौकरी करना कोई खाला जी का घर नहीं है। अगर कर्मचारी काम अच्छा करे तो उसकी कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन यदि काम में थोड़ी सी भी कमी रह गई तो अपने साथी कर्मचारी ही बातें सुनाने लगते हैं और लीला को इतनी डांट पड़ती है कि आत्मसम्मान ही चकनाचूर हो जाता है। सभी को मालूम था कि लीला तलाकशुदा है, इसीलिए अक्सर लोग उसे गलत नजरों से देखा करते थे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लगातार जी तोड़ मेहनत करने के बाद लीला 10,000 रुपया महीना कमा रही थी और ऊपर से हर रोज उसके काम में कोई ना कोई कमी निकालकर बॉस उसे फटकार लगा देता था। अब वह सोचने पर मजबूर हो गई कि राजेश के घर रहते हुए उसे घर बैठे 16,000 रुपए खर्चे के लिए मिल रहे थे और 4,000 रुपए की सेविंग हो रही थी। सो अलग भले घर को थोड़ा काम करना पड़ता था, लेकिन जब जी चाहे आराम भी तो कर लेती थी। कभी खाना पकाने का दिल नहीं होता था तो राजेश बाहर से मंगवा देता था। सर दर्द या बुखार हो जाता तो बेचारा ऑफिस से लौटकर सारा काम कर लेता था। राजेश अपना घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। ना जाने दिन में कितनी बार उन्हें अपने बॉस से डांट पड़ती होगी,
लेकिन मैं उन्हें दिन भर यही ताने देती रहती थी कि वह मेरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाते। आज तलाक लेने के 5 महीने बाद लीला 10,000 रुपए महीने कमा कर बड़ी मुश्किल से अपनी जरूरतें पूरा कर पाती है। ऊपर से अकेलापन काटने को दौड़ता है। सो अलग, जबकि राजेश आज अपनी नौकरी से 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है। किसी अच्छी लड़की से शादी करके उसने अपने गृहस्थी फिर से बस ली है। रह रहकर लीला को अपने पिता द्वारा कही गई बात याद आ रही थी कि बेटी, माँ बाप हमेशा के लिए नहीं रहते, इसीलिए वक्त रहते अपनी शादी को संभाल लो। परंतु दुर्भाग्यवश रिश्तों को पैसों के तराजू में तोलने की गलती करके लीला के पास पछताने के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह गया था। दोस्तों, आज के दौर में जीवन साथी चुनते समय लोग पैसे को बहुत अधिक महत्व देते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी यह जानना होता है कि लड़के या लड़की का चरित्र कैसा है। शादी के बंधन को सही ढंग से निभाने के लिए आपस में विश्वास और सामंजस्य बहुत जरूरी है। जीवन के उतार चढ़ाव में एक दूसरे पर विश्वास करना और एक दूसरे के साथ खड़े रहना पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने की आधारशिला है। यदि पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो सही मायने में उनकी गृहस्थी स्वर्ग समान है। धन्यवाद। उत्तर भारत की एक छोटे से राज्य में कर्मवीर नाम का एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसके प्रजा के मन में उसके लिए बहुत श्रद्धा और आदर था। राजा कर्मवीर बहुत लंबा, ऊंचा, रूपवान था। उसके सिर के बाल काले और घने थे, जिन्हें उसका खास नाई गोलू ही काटता था। गोलू यह काम कई वर्षों से कर रहा था और अपने शाही हजाम होने का उसे बहुत गर्व था। पर फूलों को एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता था। जब भी वह राजा के बाल काटने जाता, उसे याद रखना पड़ता कि वह राजा के साथ बिल्कुल अकेला हो। उस समय किसी का शाही कमरे में आना सख्त माना था। बात दरअसल ये थी कि गोलू राजा के बारे में एक राज जानता था। राजा के सिर के दोनों तरफ 2 छोटे छोटे सिंग उग रहे थे। यह बात सिर्फ राजा और उसका नाई जानता था। जब गोलू ने पहली बार ये नजारा देखा तो वह भूचक्का रह गया, लेकिन उसने राजा से वादा किया कि इस बात का जिक्र वह कभी किसी से नहीं करेगा। गोलू राजा से बोला, महाराज आप निश्चित रहे, आपका ये राज मेरे पास सुरक्षित है। किसी और को इस बात की कानों कान किसी को भी खबर नहीं हो पाएगी। ऐसा सुनकर राजा कर्मवीर ने राहत महसूस की। उसे डर था कि अगर लोगों को इस बात की जानकारी हो गई तो राज्य भर में उसकी किल्ली उड़ेगी। हो सकता है लोग उसका आदर करना बंद कर दें या फिर नए राजा की ही मांग करने लगे। इसलिए गोलू के वादे के बावजूद राजा ने उसे सख्त हिदायत देते हुए कहा, गोलू अगर तुमने अपना मुंह खोला तो जान लो सजा तो मिलेगा ही, देश निकाल भी दिया जाएगा। गोलू जान के डर के मारे घिघी बन गई। उसने कानों को हाथ लगाया और अपना मुंह बंद रखने की कसम खाई। कई वर्ष बीत गए। गोलू को अपना वादा याद रहा।
उसके स्वामी भक्ति से प्रसन्न राजा यदा कदा उसे अच्छे अच्छे उपहार भी देता रहता था। पर समय बीतने के साथ साथ गोलू के सब्र का बांध भी टूटने लगा। उसके पेट में वह राज अब पचता नहीं था और वे चाहता था कि कोई तो ऐसा हो जिसे वह राजा के सींगों वाली बात बता सके। लेकिन राजा की चेतावनी उसे चुप रहने पर मजबूर करती थी। एक दिन गोलू राजा के बाल काटकर महल से लौट रहा था और रास्ते भर उनके सींगों के बारे में सोचता रहा। गोलू का घर एक छोटे से जंगल के उस पार था। जब गोलू नाई अपने घर पहुंचा तो उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। असल बात यह थी कि गोलू नाई को राजा के बारे में जो रहस्य पता था वह उसे अपने भीतर नहीं रख पा रहा था। जब उसकी पत्नी ने अपने पति की तबीयत खराब होते देखी तो उसे पूछने लगी, क्यों जी, क्या बात है? आज आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। गोलू कहने लगा, भाग्यवान, पिछले कुछ दिनों से मेरे पेट में दर्द रहने लगा है। तब गोलू नाई के मन में ये विचार आया कि क्यों ना वह राजा के रहस्य के बारे में अपनी पत्नी को ही बता दे, जिससे कि उसका पेट ठीक हो जाए। लेकिन तभी उसके मन में दूसरा यह विचार आया कि उसकी पत्नी तो बहुत ही बातूनी है। यह रहस्य जानकर वे अवश्य ही इसके बारे में पूरे गांव में बता देगी और फिर राजा मुझे दंड देंगे। यह सोचकर वे बात बदलते हुए कहने लगा, भाग्यवान, मुझे लगता है कि मुझे एक बार वैद्य जी के पास जाकर मिल लेना चाहिए। और उसके बाद गोलू नाई वैद्य जी के घर जा पहुंचा। उसने वैद्य जी को प्रणाम करते हुए कहा, वैद्य महाराज जी, मेरे पेट में पिछले कुछ दिनों से बहुत ही दर्द हो रहा है। वैद्य ने गोलू नाई की नब्ज देखी, उसकी सारी जांच की और फिर कहने लगा, अरे भाई गोलू, मेरे हिसाब से तो तुम्हारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। तुम्हें किसी भी तरह का कोई रोग नहीं है। लगता है तुम्हें कोई ऐसा रहस्य मालूम है जिसे तुम दूसरों को बताना चाहते हो, इसीलिए तुम्हारे पेट में ये दर्द हो रहा है। गोलू नाई कहने लगा, वैद्य जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। राजा के बारे में एक रहस्य की बात मुझे मालूम है। वो रहस्य की बात मैं किसी को बताना चाहता हूँ, परंतु मुझे भय है कि अगर राजा को इस बारे में पता चल गया तो वह मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। क्यों ना मैं वो बात आपको बता दूं। मुझे पक्का विश्वास है कि आप ये बात आगे किसी और से नहीं कहेंगे। वैद्य पहले तो घबरा गया और फिर गोलू नाई को डांटते हुए कहने लगा, अरे नहीं भाई नहीं, मुझे ऐसा कोई रहस्य नहीं जानना जिससे मेरी जान खतरे में पड़ जाए। लेकिन हाँ, जब तक तुम ये बात किसी और को नहीं बताओगे तब तक तुम्हारी यह बीमारी ठीक नहीं होगी। बेचारा गोलू नाई निराश होकर वहां से अपने घर की तरफ लौटने लगा। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पेड़ों और लटकती बेलों के बीच में से धीरे धीरे चलता हुआ गोलू नाई जब थक गया तो सुस्ताने के लिए एक घने पेड़ के नीचे बैठ गया। गोलू को रह रहकर सिंह याद आ रहे थे। फिर यकायक वह उठकर खड़ा हो गया। गोलू बोला, वह जवाब नहीं मेरे दिमाग का, और उस पेड़ को देखने लगा जिसके तले वे बैठा था। भाई, इस पेड़ को तो बता सकता हूं ना,
राजा की उन अजीब सिंहों के बारे में। अब यह रहस्य मेरे पेट में नहीं पचता। पेड़ तो बोल सकता नहीं, और इस तरह किसी और को यह बात पता चलने का डर भी नहीं है। पेड़ के पास यह भेद हमेशा भेद रहेगा, और मैं भी इस बोझ से मुक्त हो जाऊंगा। गोलू ने ऐसा निश्चय किया और जोर से बोला, हे पेड़, आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूं। हमारे राजा कर्मवीर के सिर पर 2 सिंह हैं। हाँ हाँ, उनके 2 सिंह हैं। इतना कहकर नाई खिलखिलाकर हंसने लगा, और हंसता ही गया। वह भयंकर भेद आखिर खुल ही गया। गोलू खुश था, उसका भार जो हल्का हो गया था। उसके बाद वे आराम से घर पहुंच गया। अगले दिन एक लकड़हारा उस जंगल में गया और उसी पेड़ के पास जाकर रुक गया। इस पेड़ की लकड़ी तो बहुत शानदार है। वे सोचने लगा, इस लकड़ी का ढोल तो बहुत अच्छा बनेगा। फिर क्या था, कुल्हाड़ी के कुछ प्रहारों से ही पेड़ नीचे आ गिरा। लकड़हारे ने वह लकड़ी एक ढोल बनाने वाले के हाथों बेच दी, और उसने एक बहुत सुंदर ढोल तैयार कर दिया। ढोल वाला खुश होकर बोला, यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा ढोल है। कल बाजार जाकर इसे अच्छे दामों पर बेच दूंगा। अगले दिन ढोल वाला बाजार गया और एक कोने में खड़े होकर ढोल बजाने लगा। ढोल से बड़ा सुरीला स्वर निकाला। ढोल वाला उसकी आवाज सुनकर झूम उठा। वे चिल्लाकर बोला, बाबू, यह ढोल खरीदो। कोई है जो इस शानदार ढोल को खरीदे। धीरे धीरे उसके ईद गीत भीड़ जमा हो गई। लोग खामोश होकर ढोल की मजेदार आवाज सुनने लगे। भाई वाह, क्या कहने इस ढोल के। एक बूढ़े आदमी ने तारीफ की। तारीफ सुनकर ढोल वाला और भी जोर से ढोल पीटने लगा। तभी उस ढोल में से एक अजीब आवाज आई। लोगों के कान खड़े हो गए। उनका दिल धक से रह गया। धम 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 ढोल बजा। धम धम ढोल बजा। आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूं। हमारे राजा कर्मवीर के सिर पर 2 सिंह हैं। हाँ हाँ, उनके 2 सिंह हैं। लोग वहां झटपट खड़े हो गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ढोल वाला फिर ढोल पीटने लगा और फिर वही आवाज निकली। ढोल वाला बेहद ही हैरान और शर्मिंदा हा। आखिर एक ढोल यह सब कैसे बोलने लगा। देखते ही देखते लोगों का तांता लग गया। और फिर कितना मजाक और कितने ताने। वो हमारे राजा के 2 सिंह, हमारे राजा के 2 सिंह। लोग तो जैसे गाना गाने लगे। जब राजा कर्मवीर को यह बात पता चली तो वह दुखी भी हुए और नाराज भी। गुस्से से उनका चेहरा तमतमा उठा और वे गरजते हुए बोले, उस ढोल वाले को पकड़कर यहां ले आओ। राजा के सैनिकों ने शीघ्र उसे पकड़ा और राजा के सामने प्रस्तुत किया। ढोल वाला डर के मारे कांप रहा था। राजा फूंफकारते हुए बोला, बदमाश, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे खिल्ली उड़ाई। भयभीत ढोल वाले ने राजा के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, महाराज, मैंने तो एक लकड़हारा से कुछ लकड़ी खरीदी थी और उसी से यह ढोल बनाया है। मैं तो बिल्कुल नहीं जानता कि यह ढोल ऐसी बेहुदा बात कैसे बोल रहा है।
मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। राजा ने लकड़हारे को बुलवाया और कहने लगे, जो लकड़ी तुमने ढोल वाले को बेची वे तुम्हें कहाँ से मिली? लकड़हारे को काटो तो खून नहीं। डरते हुए बोला, जंगल में एक पेड़ से मिली महाराज। राजा कर्मवीर ने उससे पूछा, तुम्हारी लकड़ी से बना ढोल बोलता कैसे है? दुविधा में फंसा लकड़हारा बोला, मैं तो खुद हैरान हूं महाराज। मैं कई वर्षों से लकड़ी काटता और बेचता आया हूं, पर ऐसा अचंभा पहले ना कभी देखा ना सुना। अब राजा परेशान हो उठा, आखिर लकड़ी कैसे बोलने लगी? राजा और उसके दरबारी निरुत्तर थे, पर राजा कर्मवीर ने भी ठान लिया कि इस घर के भेदी का पता लगाकर ही छोड़ेगा। राजा सोचने लगा, उसके अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति यह भेद जानता है और वह था गोलू नाई। पर गोलू तो इतना निष्ठावान है कि इतने सालों बाद भी उसने अपने मुंह को ताला लगाए रखा है। नहीं, गोलू ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी राजा अपने सैनिकों से बोला, गोलू को जल्दी से हमारे सामने पेश किया जाए। राजा के सैनिक गोलू नाई के घर गए और उसे बुलाकर दरबार में ले आए। गोलू नाई आया, ऊपर से नीचे तक थरथराता हुआ। राजा उसे कहने लगा, गोलू, एक तुम ही हो जिसे मेरा भेद पता था। तुमने और किसे बताया? सच सच उगल दो, वरना सजा पाओगे। डर से गोलू हकलाने लगा, महाराज आप तो जानते ही हैं, मैंने कितने वर्षों से अपना मुंह बंद रखा, पर मेरे लिए यह बात छुपानी मुश्किल हो रही थी। मैं चाहता था कि कोई तो हो जिसे मैं यह राज बता सकूं। बोलते बोलते गोलू रुक गया और सिर झुकाकर खड़ा रहा। राजा कर्मवीर रुखाई से बोला, बोलते रहो, फिर क्या हुआ? गोलू धीरे धीरे फिर बोलने लगा, एक दिन जब मैं जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था, मैं आराम करने एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बस आपके बाल तब काट कर ही आ रहा था और उन सिंगों के बारे में भी सोच रहा था कि काश मैं उनके बारे में किसी से बात कर पाता। आखिर मैं भी तो इंसान हूं। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं पेड़ को यह राज बताकर हल्का हो गया। सोचा कि पेड़ को बताने से क्या नुकसान। क्या मालूम था कि इस पेड़ की लकड़ी ही बोल पड़ेगी। बुद्धिमान राजा ने पहेली पूछ ली और वह सोचने लगा, अच्छा अब समझा, वे पेड़ जादुई था, सुन बोल सकता था। इसलिए उसकी लकड़ी से बने ढोल को जैसे ही पिटा गया वह बोलने लगा और जो कुछ गोलू नाई ने मेरे सिंगों के बारे में कहा वही शब्द वह दोबारा दोहराने लगा। जादुई ढोल की उलझन सुलझाने के बाद राजा ने गोलू नाई की तरफ देखा। गोलू नाई शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। लकड़हारा और ढोल वाला भी हाथ बांधे सजा का आदेश सुनाने के लिए खड़े थे। राजा कर्मवीर बुद्धिमान ही नहीं, न्यायप्रिय भी था। उसने तीनों को क्षमा कर दिया क्योंकि वे जानता था कि ढोल के जादुई होने में उनका कोई दोष नहीं था। राजा उन तीनों से बोला, मैं तुम सबको माफ करता हूं, तुम तीनों लोग जा सकते हो। तीनों को अपने को क्षमादान मिलने पर विश्वास नहीं हुआ। राजा को नमन करते हुए वे बोले, राजन आप महान हैं, आपकी इस कृपा के लिए शत शत धन्यवाद।